हमारे क्लासेस। दोस्तों, आधुनिक भारत में मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा साइमन कमीशन। ठीक है, इसके पहले के अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ आप लोगों को सारी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आज जो रहेगा वो रहेगा अपना लेक्चर। एक तो साइमन कमीशन का, एक नेहरू रिपोर्ट का रहेगा, एक बारदोली सत्याग्रह है, अपन इसमें कवर करेंगे। ठीक, चलिए अगर हमारे कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। ठीक, चलिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आप लोग हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना, तो आप लोगों को ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। अब साइमन कमीशन क्या है, इसके बारे में क्यों आया था और इसके पीछे क्या क्या कारण थे, और ये मतलब भारत में इसका विरोध क्या हुआ, इसके बारे में सारी जानकारी विस्तार से देखेंगे। ठीक, देखिए साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927। देखो इसके आने के कारण क्या थे। तो भारत में आपको पता है, मैं पढ़ा चुका हूँ, 1919 में जो है प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया था। अब द्वैध शासन जो है वो क्या है, ये मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक, मतलब जिसमें एक वायसराय रहता है और उसकी कार्यकारिणी सभा रहती है, और दूसरी तरफ रहता है अवायसराय और उसका मंत्रिमंडल। इसको कहते हैं द्वैध शासन। तो प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था 1919 के अधिनियम से, जिसमें ये बोला था कि हर 10 साल बाद जो है इसकी जांच की जाएगी, एक कमीशन बिठाया जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? ठीक, क्यों? अब आगे समझो। भारतीय लोग भी मांग कर रहे थे, क्योंकि वो मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो 1919 में आया था, ये सुधार के लिए आया था भारत में, परंतु इससे ज़्यादा कोई फायदा नहीं हुआ भारतीय लोगों का। और भारतीय लोगों के मन में गुस्सा उमड़ रहा था कि मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है वो भारत के पक्ष में तो आया ही नहीं है। ठीक है, तो भारतीयों ने बोला कि एक काम करो, आप साइमन कमीशन बिल्कुल लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं। अब ब्रिटेन में उस समय कंजर्वेटिव पार्टी थी। ठीक, चलिए माफ़ कीजिएगा, इंग्लैंड में उस समय जो है कंजर्वेटिव पार्टी थी। 1929 में चुनाव होने वाले थे और लेबर पार्टी के जीतने की बहुत ज़्यादा संभावना हो रही थी। तो इन लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, अपन जो साइमन कमीशन है इसको 1927 में गठन करके अपन भारत भेज देते हैं। ठीक, तो 1927 में इसका गठन हुआ और 3 फरवरी 1928 को सबसे पहले ये बम्बई पहुंचा था। ठीक, कभी पूछे आपसे कि साइमन कमीशन सबसे पहले कहाँ आया, तो बम्बई में। और कब आया, तो 3 फरवरी 1928। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में। ठीक, चल अब देखो, साइमन कमीशन जो है उसका विरोध किया गया। क्यों किया गया? तो जब साइमन कमीशन आया था, ठीक, तो साइमन कमीशन की अगर बात की जाए तो उसमें 7 सदस्य थे और 7 के साथ ही क्या थे? अंग्रेज थे। एक भी भारतीय लोग नहीं था। तो इसलिए भारतीयों ने इसका क्या कहा? विरोध करा कि भैया भारतीय लोग तो आपको लेने थे। इस आयोग में ब्रिटेन के सभी दलों के सदस्य थे। कौन कौन से? तो लिबरल पार्टी से जो थे वो साइमन खुद थे, 4 सदस्य कंजर्वेटिव पार्टी से थे और 2 सदस्य लेबर पार्टी से थे। ठीक, तो 4, 2, 6 और 1, 7। इसमें एक क्लीमेंट एटली थे लेबर पार्टी से, जो भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक, कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन कहा तथा 1927 के मद्रास अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अंसारी, इसमें इस साइमन कमीशन का विरोध किया गया। यह कमीशन सर्वप्रथम 3 फरवरी 1928 को बम्बई आया और वहाँ के लोगों ने साइमन कमीशन गो बैक या वापस जाओ के नारे लगाए और साइमन कमीशन को झंडे दिखाए गए कि आप लोग वापस चले जाइए इंग्लैंड, यहाँ मत आइए। अब क्या हुआ? कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में विरोध हुआ। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत विरोध कर रहे थे और लाहौर में कर रहे थे लाला लाजपत राय और नौजवान सभा। ठीक, कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत, और लाहौर में लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना ने साइमन कमीशन का विरोध किया, परंतु मोहम्मद शफी ने इसका क्या किया? समर्थन किया। अब पंजाब की एक पार्टी है यूनियनिस्ट पार्टी, मद्रास की जस्टिस पार्टी और डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। क्लियर है इतनी बात है? उनको ऐसा लगा था कि ये इनका थोड़ा क्या था बेटा, ये अल्पसंख्यक लोग थे ना, तो इनको ऐसा लगा था कि ये काम करेंगे, आज साइमन कमीशन जो है ये हमारे पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को जो है वो पूरा करके जाएंगे। ठीक, साइमन ने 2 बार भारत की यात्रा करी, फरवरी 1928 से मार्च 1928 तथा अक्टूबर 1928 से अप्रैल 1929। साइमन कमीशन ने 27 मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें प्रांतों में उत्तरदायी सरकार के गठन की सिफारिश की, परंतु केंद्र में नहीं की।
इसने प्रांतों में बोला कि उत्तरदायी शासन होनी चाहिए। उत्तरदायी शासन मतलब अपने खुद के जो है मतलब विधायक एमएलए वगैरह जितनी भी चीज़ें ये सारे अपने खुद के चुने, ठीक। अंग्रेज़ों से पूछकर अपने को कोई काम ना करना पड़े। हाँ, अंग्रेज़ों के गुलाम रहेंगे परंतु अंग्रेज़ों से ज़्यादा पूछकर काम नहीं करना पड़े। अब भैया साइमन कमीशन की रिपोर्ट क्या क्या थी इसके बारे में समझ लो। तो भारत में संघीय शासन की व्यवस्था हो जाए, प्रांतों के साथ देशी रियासतों को शामिल किया जाए, मतदान जो है वो 3% से बढ़ाकर 10% कर दिया जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन जो है वो जारी रहे, केंद्रीय विधानमंडलों में अप्रत्यक्ष चुनाव और प्रांतों में प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। सिंध को जो है वो बम्बई से अलग कर दिया जाए और बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए और 10 वर्ष बाद वापस पुनरीक्षण के लिए समाप्त करें तथा गोलमेज सम्मेलन बुलाएं। क्लियर है इतनी बातें। मतलब ये 10 बोला गया था मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड अधिनियम 1919 के अधिनियम में कि 10 वर्ष बाद जो है ये जांच कमेटी वापस बिठाई जाएगी। तो बोले इसको बंद करो और भैया फटाफट क्या बुलाओ, गोलमेज सम्मेलन बुलाओ जो लंदन में हुआ करते थे, ठीक है। चलो अब देखो समझो आगे की। अब भाई भैया इसके बाद नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट क्यों आई, इसके आने के पीछे उद्देश्य था, यह उद्देश्य था कि भैया जब साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन जो है इसका विरोध किया भारतीय लोगों ने और साइमन कमीशन ने बोल दिया कि अगर तुम भारतीय लोग इतने ही समझदार हो तो खुद का संविधान बना के बता दो। अगर आपने खुद का संविधान बना के बता दिया तो हम जो है आपको स्वतंत्र कर देंगे। और भैया यहाँ कांग्रेस पार्टी ने ये उनकी बात मान ली और मोतीलाल नेहरू को इसका क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। क्लियर है इतनी बात है। तो भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध करने पर भारत सचिव बर्कन हेड ने भारतीय दलों को चुनौती दी कि अगर भारतीयों में योग्यता है तो सर्वसम्मति से एक संविधान क्या करें, प्रस्तुत करें। क्लियर है इतनी बात है। कांग्रेस ने इस चुनौती को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। 19 पार्टियों के सदस्यों ने 8 सदस्यीय एक समिति बनाई तथा अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को बनाया। इसे संविधान का ब्लूप्रिंट कहा गया। अली इमाम व शोएब कुरैशी जो है वो मुस्लिम लीग से तथा सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से सदस्य थे, ठीक है। तो भैया अली इमाम जो है और वो शोएब कुरैशी है वो मुस्लिम लीग से आए थे और सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस से आए थे। सुभाष चंद्र बोस तथा मुस्लिम लीग की स्वीकृति न मिलने के कारण नेहरू रिपोर्ट जो है वो पारित नहीं हो पाई, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो है बेटा वो बिल्कुल ये मान के चलिए गर्म दल के नेता थे। वो अलग ही चीज़ मतलब मान के चलिए कि वो बोलते थे कि भैया अंग्रेजों के सामने क्षमा याचना करने से कोई मतलब नहीं है, याचना करने से कोई मतलब नहीं। और मुस्लिम लीग जो है वो पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब मांग कर रही थी, इसलिए इन दोनों ने इनकी मतलब नाराज़गी जाहिर हुई और इसलिए नेहरू रिपोर्ट जो है वो पारित नहीं हो पाई। अली इमाम और शोएब कुरैशी जो है वो मुस्लिम लीग से और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के सदस्य थे। सुभाष चंद्र बोस तथा मुस्लिम लीग की स्वीकृति नहीं मिल पाई, जिसके कारण नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हो पाई। अब समझो 10 अगस्त 1928 को कलकत्ता के सम्मेलन में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके निम्नलिखित प्रावधान थे। क्या क्या थे? तो सबसे पहले तो कि हमको उत्तरदायी सरकार दो, ठीक। ये जो है नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था, ठीक। भारत के लिए डोमिनेंट स्टेट अर्थात बड़े राज्यों के अंदर छोटा राज्य दिया जाए। 19 मौलिक अधिकार का प्रस्ताव जिसमें कानून के समक्ष समानता, प्राथमिक शिक्षा, निःशुल्क और धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई। संघीय शासन जिसमें देशी रियासतें भी क्या हो, शामिल हो। अवशिष्ट शक्ति किसमें हो, केंद्र में निहित। क्लियर है इतनी बात है। अवशिष्ट मतलब क्या होता है, ये मान के चलो जो ना तो संवर्ती सूची में आते हैं, ना उसके बाद संघ सूची में आते हैं, ना राज्य सूची में आते हैं। इसके अलावा जो सब्जेक्ट मतलब जो विषय बच जाते हैं वो अवशिष्ट शक्ति है। तो ये संघ में निहित हो, मतलब उन पर जो कानून बनाने का जो मान के जिम्मा हो वो संघ का हो। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हो और केंद्रीय विधानमंडल में उच्च सदन में 200 सीट में परीक्षा का चुनाव तथा निम्न पृथक चुनाव, उसके बाद निम्न सदन में 500 सीट में प्रत्यक्ष चुनाव किए जाए। क्लियर है इतनी बातें, ठीक। तो केंद्रीय विधानमंडल में उच्च सदन में 200 सीटों पर जो है वो अप्रत्यक्ष चुनाव। क्लियर है इतनी बातें। और यहाँ पे निम्न सदन में क्या हो, 500 सीटों पर प्रत्यक्ष चुनाव किए जाए। क्लियर है इतनी बातें। चल आगे बात करते हैं। अंतिम अपीली न्यायालय जो है वो भारत को बनाया जाए ताकि ब्रिटेन हमको जाना ना पड़े। जिस स्थानों पर मुसलमान अल्पमत थे वहाँ उनके लिए केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों में स्थान आरक्षित किए जाएं, लेकिन जिन स्थानों में उनका बहुमत होगा उन स्थानों पर आरक्षण नहीं होगा।
जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस डोमिनियन स्टेट की मांग पर विरोध कर रहे थे कि आप अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेट क्यों ले रहे हो, आप जो है पूर्ण स्वराज लो, हम उनके अंडर में रहकर काम नहीं करेंगे, तथा पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। कांग्रेस से अलग हटकर गांधी जी ने दोनों को समझाया कि यदि एक वर्ष के अंदर डोमिनियन स्टेट नहीं दिया तो आप बढ़िया एक काम करना, 1929 के जो कांग्रेस अधिवेशन है उसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रख लेना। नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि एक वर्ष के अंदर अगर डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया है तो कांग्रेस जो है वो 1929 के कांग्रेस अधिवेशन से पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर चर्चा करेगी, ठीक, वो स्वतंत्र रहेगी। अब लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की क्या की गई भैया, मांग की गई। देखो समझ लो, लाहौर अधिवेशन 1929 जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का लक्ष्य क्या था, पूर्ण स्वराज का था। इसमें कहा गया अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, परंतु नामित गांधी जी और सरदार पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया था। ठीक, क्लियर इतनी बात है, इनका नाम आया था परंतु इन्हें वापस ले लिया था और जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य बनाया गया तथा यह भी बोला कि अपन एक काम करेंगे, अभी 26 जनवरी 1930 को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। जब 26 जनवरी 1930 को भारत देश आज़ाद नहीं हो सका था तो इसकी याद में 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू किया गया था। इस अधिवेशन में रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया। सुभाष चंद्र बोस ने समानांतर सरकार का मतलब क्या होता है कि हर क्षेत्र में भारतीयों का शासन हो, इसका सुझाव दिया, परंतु गांधी जी ने मना कर दिया। इस अधिवेशन से समाजवादी गणतंत्र का विचार आया। तो यह था आप लोगों का लाहौर अधिवेशन। आगे समझो, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की अनुमति दे दी गई। गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी। कब? 31 जनवरी 1930 को, क्योंकि इरविन बार बार बोल रहे थे कि आप जो है गोलमेज सम्मेलन में आइए, तो गांधी जी ने भैया 11 सूत्री मांग रखी इरविन के सामने। बोला कि भू राजस्व में 50% की कटौती करो, मतलब जो आप लैंड रिवेन्यू ले रहे हो हमसे, इसमें 50% की कटौती करो। सेना के व्यय में 50% की कटौती करो और सिविल सेवा के वेतनों में भी 50% की क्या करो, कटौती करो। क्यों? क्योंकि ये भारतीयों से जाता था वेतन। और समुद्री तट पर भारतीयों के लिए स्थान आरक्षित करो, क्योंकि समुद्री तट पर जो है वो भारतीय अपना खुद का नमक बता सकते थे। आत्मरक्षा के लिए शस्त्र रखने की अनुमति दी और नमक कानून को समाप्त करें तथा सरकार का नमक उत्पादन से एकाधिकार समाप्त करें। क्यों? क्योंकि सरकार बोलती थी कि अगर आप नमक बनाओगे तो वो भारतीय नहीं बना सकते हैं, वो केवल अंग्रेज बना सकते हैं। ठीक, तो नमक कानून जो है वो समाप्त करो और सरकार का नमक उत्पादन से एकाधिकार समाप्त करो। ठीक, चल अगला है नशीले पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाओ। गुप्तचर विभाग को बंद करो तथा सार्वजनिक नियंत्रण में रखें। रुपये का विनिमय दर 1 शिलिंग 4 पेश करो। कपड़ा उद्योग को संरक्षण दिया जाए और राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए। ये 11 मांगे थी किनकी? गांधी जी की, इरविन के समक्ष। परंतु सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस की एक बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का क्या लिया गया? निर्णय लिया गया। ठीक है, चल आगे बात करते हैं। तो अगले लेक्चर में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे, पर इसके पहले एक बारदोली सत्याग्रह और देख लो। 12 जून 1928 का क्या था ये? बारदोली। तो सूरत जिले में बारदोली में अंग्रेजों ने जो है वो लगान को कितना बढ़ा दिया था? 30% की बढ़ोतरी कर दी गई थी। इससे भारतीय लोग जो है वो डिप्रेशन में आ गए थे कि हम 30% लगान कैसे देंगे। तो मेहता बंधु ने गांधी जी से संपर्क किया और गांधी जी उस समय थोड़े व्यस्त थे, तो गांधी जी ने किसको भेजा? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेजा। और वल्लभ भाई पटेल के जो जो सहयोगी थे वहाँ पे, वो थे अब्बास तैयब जी। ठीक है, लगान को 6.3% कर दिया गया। 30% से कितना डायरेक्ट? 6.3%। और बारदोली की महिलाएं वो बहुत खुश हो गई और सरदार पटेल को सरदार की उपाधि थी। क्लियर है इतनी बात है? कभी आपसे पूछे कि भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो बारदोली की महिलाओं ने। अगर बारदोली की महिला नहीं आए तो आप लोग को गांधी जी लाए हैं। ठीक है, इस आंदोलन की सफलता के कारण लोगों का उत्साह जो है वो जागृत हो गया। ठीक है, तो ये था आप लोगों का बारदोली सत्याग्रह। अच्छा, कराची अधिवेशन, ये कराची अधिवेशन इसमें छोड़ दो, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद। तो इसमें मैंने आप लोगों को बारदोली सत्याग्रह पढ़ाया, उसके बाद गांधी जी की 11 सूत्री मांगे पढ़ाई है, लाहौर अधिवेशन पढ़ाया है, और लाहौर अधिवेशन के बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया है नेहरू रिपोर्ट, और नेहरू रिपोर्ट के बाद एक पढ़ाया मैंने आप लोगों को साइमन कमीशन और उसकी रिपोर्ट। क्लियर है इतनी बात है? आई होप आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।